जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे, क्योंकि कहा जाता है जो पानी से नहाता है वह रूप को बदलता है। जो पानी से नहाता है वह रूप को बदलता है और जो पसीना से नहाता है वही इतिहास को बदलता है। इसलिए बच्चे मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत मेहनत से पढ़ाई करते होंगे और आप भी एक दिन इतिहास को बदलिएगा। आइए बच्चे हम शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास जो होंगे बच्चे वो हम पढ़ेंगे लवण के बारे में बच्चे, ठीक है। इससे पहले मैंने पढ़ा चुके हैं किसके बारे में बच्चे, याद रखिएगा, तो अम्ल के बारे में, ठीक है बच्चे। अम्ल के बारे में और भस्म के बारे में हम पढ़ा चुके हैं, जो यह क्लास 10 का केमिस्ट्री चैप्टर 2 का यह सिलेबस है, ठीक है बच्चे। तो इसमें अम्ल और भस्म के बारे में पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से आपको वीडियो मिल जाएंगे अम्ल और भस्म के बारे में। और आज हम शुरू करते हैं किसके बारे में बच्चे, तो लवण के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। आइए हम शुरू करते हैं लवण के बारे में। सबसे पहले देखते हैं बच्चे कि लवण कहते हैं किसे, लवण आखिर होता क्या है। तो यह क्या लिखा गया है, लवण वैसे आयनिक यौगिक को कहा जाता है। आयनिक मतलब क्या होता है, इसमें आयन यानी कि नेगेटिव भी होना चाहिए और पॉजिटिव भी होना चाहिए, यानी दोनों होना चाहिए, नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन। यानी कि लवण वैसे आयनिक यौगिक को कहा जाता है जो अम्ल और भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या करते हैं, तो बनते हैं। यानी कि अम्ल और भस्म, इसमें दो चीज याद रखिए बच्चे। लवण जो होंगे वो हमेशा याद रखिएगा वो किसके किसके मिलने से बनेंगे, तो अम्ल को और किसको, तो भस्म को। अम्ल और भस्म जो मिलेंगे तो क्या बनेंगे, याद रखें बच्चे, लवण बनेगा। जब भी लवण बनेगा तो उसके साथ क्या बनेगा, तो जल बनेगा, ठीक है बच्चे। इतना याद रखिएगा। उसे ही क्या कहते हैं, तो उसे ही कहते हैं हम लोग लवण कहते हैं। आगे देखते हैं ध्यान से कि लवण के यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल से बहुत सारी चीजों को समझा भी जा सकता है जो ना समझ में आए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर KCl दिया गया है और NaCl है, ये दो यहाँ पे एग्जाम्पल है, ठीक है। और ये है अम्ल और ये क्या है, तो भस्म। ध्यान दिए बच्चे, अम्ल और भस्म क्या करते हैं, तो मिला देते हैं, ठीक है बच्चे। अम्ल और भस्म को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तो लवण, और क्या बनेगा, तो जल का निर्माण होगा। और यहाँ पर बताया गया कि अम्ल और भस्म के गुण के आधार पर, देखिए बच्चे ध्यान से कि यहाँ पर अम्ल और भस्म के गुण के आधार पर लवण को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया, 3 भागों में कैटेगरी को बांटा गया है। और इस तीनों भागों को हम लोग को समझना होगा, बेहतरीन तरीके से समझना होगा, ठीक है। तब जाकर के हमको लवण के बारे में पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा बच्चे, ठीक है। आइए समझते हैं एक एक करके। सबसे पहला जो है यहाँ पे बताया गया है कि अम्लीय गुण है, क्या है, तो अम्लीय लवण है बच्चे, क्या है, तो अम्लीय लवण। अब सबसे पहले हम पढ़ते डिफिनीशन के हिसाब से कि अम्लीय है ना लवण कहते हैं किसे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, जब एक प्रबल अम्ल है ना, जब एक प्रबल अम्ल की अभिक्रिया दुर्बल भस्म के साथ कराने पर जो लवण प्राप्त होगा वह अम्लीय लवण कहलाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले समझ लेते बच्चे कि प्रबल क्या होता है, ठीक है बच्चे। प्रबल क्या होता है और दुर्बल क्या होता है, ठीक है। आपको मान लो कि एक एग्जांपल मैं देता हूं, यानी कि H2SO4 दे दिया और दे दिया मैं एक HCl। आपसे पूछूं कि दोनों में से प्रबल कौन है, दुर्बल कौन है, तो बोलिएगा सर ये H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल जो है यह प्रबल हो गया और ये बैटरी में पाया जाता है, जबकि HCl जो हो गया है ना वह सर क्या हो गया, तो दुर्बल हो गया। यानी कि जो ज्यादा सक्रिय हो, जो ज्यादा हार्ड हो वह कौन सा अम्ल कहलाएगा, तो प्रबल कहलाएगा। जो कम हार्ड हो, कम सक्रिय हो वह क्या कहलाएगा, तो दुर्बल कहलाएगा, ठीक है। यानी कि यही प्रबल और दुर्बल, यानी बोला क्या है कि एक प्रबल अम्ल की अभिक्रिया, ये जो प्रबल अम्ल जो होंगे बच्चे, ये प्रबल अम्ल जो होंगे इसका अभिक्रिया किससे कराएंगे, तो हम दुर्बल के साथ कराते हैं। यानी कि प्रबल अम्ल की अभिक्रिया दुर्बल भस्म के दुर्बल अम्ल के साथ कराते हैं, उसी को बोलते हैं अम्लीय लवण। यानी कि जो ताकतवर होगा, ताकतवर का लड़ाई किससे लड़ाएंगे, है ना, कमजोर के साथ लड़ाएंगे, यानी उसी को बोलेंगे क्या, अम्लीय लवण बोलेंगे। क्या बोलेंगे तो बच्चे, अम्लीय लवण कहते हैं। यानी कि प्रबल अम्ल की अभिक्रिया दुर्बल भस्म के साथ है ना कराने पर है ना जो लवण प्राप्त होगा वह क्या कहलाएगा, तो अम्लीय लवण कहलाते हैं। जैसे देखिए नीचे एग्जाम्पल बताया गया है कि ये प्रबल अम्ल है और ये क्या है, तो दुर्बल भस्म है, ठीक है बच्चे। यानी प्रबल अम्ल हो गया, दुर्बल भस्म हो गया, जब दोनों को मिलाया जाता है तो क्या बनता है, तो अम्लीय लवण बनता है। जैसे ही लवण बनेगा याद रखिएगा इसके साथ क्या बनेगा, तो जल भी बनता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण को लिए हैं। पहला यहाँ उदाहरण क्या बता रहा है कि HCl है, ये क्या, तो HCl है MgOH है ना, OH का हॉल्टवाइज है, यानी कि ASCl है और MgOH का हॉल्टवाइज है, यानी कि दो यहाँ पर लिया गया, ठीक है। और दोनों को जब रिएक्शन कराया गया है तो क्या बना है, तो MgCl2 बन गया है और H2O बच्चे बन गया है, ठीक है। और यहाँ पर याद रखिएगा MgCl
H2 का जो है वह pH मान है ना, pH मान क्या होता है तो 7 से कम होता है। अब एक चीज आप पढ़े हैं कि 7 से जो भी कम होता है वो क्या कहलाता है तो एसिड कहलाता है, ठीक है। और 7 से जो भी अधिक होता है वो क्या कहलाता है तो याद रखिएगा बच्चे, वो कहलाता है बेस। क्या कहलाता है तो बेस कहलाता है। जो 7 होता है वह क्या कहलाता है तो उदासीन। क्या होता है तो उदासीन कहलाता है। यानी कि MgCl2 क्या है 7 से कम, अर्थात यह क्या बच्चे तो यह अम्ल है, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या आएगा तो H2O भी आएंगे। तो आपको समझ में पहला आ गया। पहला क्या था, फिर से कंसेप्ट को समझाते, पहला को एक एक समझिए। यानी कि प्रबल, देखिए बच्चे, प्रबल जो अम्ल होंगे, प्रबल अम्ल जो होंगे और एक क्या होंगे तो दुर्बल भस्म। क्या होंगे तो एक दुर्बल भस्म होंगे बच्चे, ठीक है। यानी कि प्रबल अम्ल जो है यह अभिक्रिया किसके साथ करेगा तो यह दुर्बल भस्म के साथ अभिक्रिया करेगा, तब हम कहेंगे वह आयनिक, वो क्या है तो अम्लीय लवण है। क्या है तो वो अम्लीय लवण है। अब देखिए ध्यान से, भास्मिक लवण क्या होता है। अब हम भास्मिक लवण को समझते हैं। सेम टू सेम उसी का क्या होता है बच्चे तो सेम टू सेम उसी का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि भास्मिक लवण क्या होता है, जब एक दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया प्रबल भस्म के साथ कराने पर जो लवण प्राप्त होगा वह भास्मिक लवण कहलाता है। यानी कि देखिए ध्यान से बच्चे, अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं, दुर्बल अम्ल को लिख देते हैं, ठीक है। वहाँ दुर्बल भस्म था, यहाँ दुर्बल अम्ल बच्चे, इतना ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर क्या है तो बच्चे याद रखिएगा, ये प्रबल भस्म है। क्या है तो प्रबल भस्म है। यानी कि जो दुर्बल अम्ल जो होते हैं ना, दुर्बल अम्ल, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा देते हैं हम तो प्रबल भस्म के साथ कराते हैं, तब उसको हम बोलेंगे क्या तो भास्मिक लवण बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे, भास्मिक लवण बोलेंगे, ठीक है। आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर दुर्बल अम्ल है बच्चे और वहाँ पर क्या दुर्बल भस्म था। ये दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया दुर्बल भस्म के साथ कराते हैं तो भास्मिक लवण कहलाता है। उसी चीज को देखिए ध्यान से यहाँ पर बताया गया। अगला जो देखिए ध्यान से, तीसरा क्या कहता है, तीसरा सामान्य लवण क्या होता है। अब देखिए सामान्य लवण क्या होता है, जब प्रबल अम्ल की अभिक्रिया, जब प्रबल अम्ल जो होंगे बच्चे उसकी अभिक्रिया एक है ना प्रबल भस्म के साथ कराने पर जो लवण प्राप्त होता है वह सामान्य लवण कहलाता है। अब इसमें दो चीज को याद रखिए, ठीक है। एक होता है प्रबल अम्ल और एक प्रबल भस्म, ठीक है। एक प्रबल क्या होंगे तो प्रबल हो जाएंगे बच्चे, प्रबल अम्ल होंगे यहाँ पर, और एक क्या होंगे तो है ना प्रबल भस्म हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म दोनों को जब अभिक्रिया कराते हैं तो दोनों के फलस्वरूप बनता क्या है तो याद रखिए बच्चे, बनता है H2O और क्या बनता है तो लवण बनता है, ठीक है। यानी कि H2O और लवण का निर्माण होता है। इसी लवण को हम लोग कौन सा लवण बोलते हैं तो सामान्य लवण कहा जाता है, ठीक है बच्चे। तो ये तीनों आपका मतलब तीनों गुण के आधार पर मैंने बता दिया है, ठीक है। पहला क्या, फिर से मैं रिवाज कराता हूँ, देखिए ध्यान से। पहला क्या था बच्चे, यानी कि प्रबल क्या था तो प्रबल अम्ल था, ठीक है बच्चे, प्रबल अम्ल था। और उसके बाद क्या था तो दुर्बल है ना दुर्बल भस्म था, ठीक है। जब प्रबल अम्ल की अभिक्रिया, प्रबल अम्ल की अभिक्रिया दुर्बल भस्म के साथ जब कराते हैं तो वह अम्लीय लवण कहलाता है। फिर उसके बाद देखिए दूसरा में क्या बात, ये पहला हो गया। दूसरा में कंसेप्ट क्या बताया गया था कि उसके बाद पहले था कि दुर्बल अम्ल क्या था, दुर्बल अम्ल था, ठीक है बच्चे। और उसके बाद क्या था तो है ना प्रबल भस्म था। क्या था तो प्रबल भस्म था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, जब दुर्बल अम्ल जो होंगे वह प्रबल भस्म के साथ अभिक्रिया करेंगे तो भास्मिक लवण कहलाएंगे। अब यहाँ सामान्य लवण तीसरा में क्या कहता है कि प्रबल अम्ल, ये भी प्रबल अम्ल होना चाहिए और प्रबल भस्म होना चाहिए। जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा तो सामान्य लवण कहलाएगा। तो यहाँ पर तीन गुण आपको अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे देखते हैं ध्यान से, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि साधारण नमक का निर्माण कैसे होता है। जो हम लोग साधारण नमक का उपयोग करते हैं उसका निर्माण कैसे होता है, इसका रासायनिक नाम एवं सूत्र को लिखे। देखिए बच्चे ध्यान से, साधारण नमक जो होता है वह NaCl है ना, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है सोडियम क्लोराइड होता है। इसका सूत्र क्या होता है बच्चे तो याद रखिएगा NaCl होता है, ठीक है। यानी कि साधारण नमक जो होता है या इसका निर्माण कैसे होता है, हम तो ये जान गए कि साधारण नमक का सूत्र क्या होता है तो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड होता है। आप देखते हैं ध्यान से बच्चे इसका निर्माण कैसे होता है, क्योंकि यह बहुत ही है ना हमारे लिए उपयोगी चीज होता है। यानी कि इसकी कमी से है ना हम जान सकते हैं कि
घेगा रोग भी होते हैं। जो आयोडीन युक्त नमक हम लोग नहीं खाएंगे तो घेगा रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं ध्यान से बच्चे, इसका निर्माण कैसे होता है। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ सोडियम, है ना, हाइड्रोक्साइड का अभिक्रिया कराते हैं, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ किसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अभिक्रिया कराते हैं तो NaCl एवं जल का निर्माण होता है। यानी इस तरीके से क्या होता है, तो NaCl का निर्माण हो जाता है। आगे देखते हैं ध्यान से बच्चे कि साधारण नमक में, जो साधारण नमक हम लोग उपयोग करते हैं, वो साधारण नमक में वो कौन से अशुद्धि के रूप में कौन कौन सा पदार्थ रहता है। ठीक है, क्योंकि साधारण नमक पूर्ण रूप से शुद्ध होकर के नहीं आते हैं, उसको शुद्ध किया जाता है बच्चे। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है। तो पहला देखिए ध्यान से बच्चे क्या है, तो CaCO3 है, MgSO4 है ना, MgCl2 है और NaNSO4 है। यानी कि CaCO3 का मतलब क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। MgSO4 क्या हो गया, तो मैग्नीशियम सल्फेट हो गया। MgCl2 क्या हो गया, तो मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। और Na2SO4 का मतलब हो गया सोडियम बाई सल्फेट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से यह जितने भी मतलब यहाँ पदार्थ बताए हैं, ये यौगिक, यह सब के सब अशुद्धि है, जो कहाँ पाए जाते हैं, NaCl में अशुद्धि के रूप में पाया जाता है, जिसको हटा दिया जाता है। आगे देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वर्षा के दिनों में साधारण नमक क्यों पसीजता है। यानी कि साधारण जो नमक होता है, जब बारिश होता है तो बारिश के दिनों में यह पसीजने लगता है। ठीक है, पिघलने लगता है। ऐसा क्यों होता है, आइए हम समझते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, ध्यान समझिएगा कि साधारण नमक में, है ना, अशुद्धि के रूप में MgCl2 रहता है। ठीक है, और यह उपस्थित रहता है, जो कि प्रस्वेदी के रूप में कार्य करता है। और प्रस्वेदी का मतलब क्या होता है, जो देखिए बच्चे, प्रस्वेदी का मतलब होता है कि वायुमंडल में, कहाँ, तो वायुमंडल में जितने भी वायुमंडल में अगर नमी रहता है, वो नमी को क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। नमी में क्या कर देता है, उसको अवशोषण कर लेता है, टान लेता है। उसी को बोलते हैं हम लोग प्रस्वेदी। क्या बोलते हैं बच्चे, उसी को प्रस्वेदी। यानी कि यह बता रहा है कि प्रस्वेदी का अर्थ होता है, नीचे बताया गया है, प्रस्वेदी का अर्थ होता है वायुमंडल में उपस्थित नमी को क्या कर लेना, अवशोषित कर लेना। यानी कि नमक जो है वो नमी को अवशोषित जैसी करेगा, जैसी नमक अवशोषित करेगा नमी को, है ना, तो वो क्या होगा, पिसजना शुरू हो जाएगा, है ना। इसीलिए वह वर्षा के दिनों में नमक पिसने लगता है। आगे देखते हैं ध्यान से बच्चे, अगला क्या कहता है कि साधारण नमक को, अगला देखिए ध्यान से बच्चे, साधारण नमक को आयोडीन युक्त नमक बनाने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाते हैं। यानी कि आयोडीन युक्त नमक, हम लोग को यही नमक खाना चाहिए और हम लोग यही नमक अभी खाते हैं। यानी कि हम लोग जब पहले साधारण नमक खाते थे, इससे यह प्रॉब्लम होता था कि, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कमी से, यानी कि आयोडीन की कमी से घेगा रोग होते थे, जिसको ग्वाइटर कहा जाता है। ठीक है, जो गले में क्या होता था, एक उभर करके गोल जैसा आता था। ठीक है, वो क्या होता था, ग्वाइटर यानी घेगा रोग। अब वो सब वो नहीं होते, क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि हम लोग साधारण नमक क्या मिला दिए, तो आयोडीन मिला दिए। क्या मिला दिए, तो आयोडीन। यानी कि आयोडीन नमक हम लोग क्या करने लगे, खाने लगे। आखिर बताइए कि साधारण नमक में कौन सा, है ना, कौन सा मतलब पदार्थ को मिलाए हैं ताकि वो आयोडीन बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से बच्चे, यह कौन कौन मिला है, तो Ki मिलाए हैं और KiO3 मिलाए, यानी इसका नाम क्या हो गया, पोटेशियम आयोडाइड हो गया। और इसका नाम क्या हो गया, तो पोटेशियम आयोडाइड ट्राईऑक्साइड हो गया। यानी ये दो पदार्थ जो है, जिसको मिलाने से क्या होता है ना, आयोडीन नमक जो होता है, वो साधारण नमक जो होता है वो क्या बन जाता है, तो आयोडीन बन जाता है, जिसको खाने से ग्वाइटर रोग भी नहीं होता या अन्य तरह की बीमारी भी नहीं होते हैं। इसलिए हम लोग को आयोडीन युक्त नमक ही खाना चाहिए। आगे देखिए ध्यान से बच्चे, अगला जो है साधारण नमक के उपयोग को लिखे। जो साधारण नमक जो होता है उसका उपयोग कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं, उस चीज़ को हम समझते हैं। यानी कि इसके निम्नलिखित उपयोग है। पहला उपयोग है, सबसे बेस्ट है भोजन बनाने में। मान लीजिए कि आप खाना बना रहे हैं, उसमें बहुत तरह का आइटम बना, हर चीज़ में उसमें डाले, ठीक है, मगर उसमें अगर मान लीजिए कि ये खाना बना रहा है, ठीक है, अगर इसमें हर आइटम को रखे है ना, मगर इसमें अगर मान लीजिए कि नमक ना रखेगा तो वो खाना बेकार का ही होगा। उसमें कोई किसी प्रकार का उसमें स्वाद आएगा ही नहीं। इसलिए सबसे पहले यहाँ पर क्या एग्जाम्पल दिए हैं इसका उपयोग, तो भोजन बनाने में, किसके रूप में, तो याद रखिए बच्चे, है ना, भोजन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला देखिए ध्यान से, दूसरा पे क्या कहता है, तो भोजन पचाने में, यानी भोजन जो पचता है उसमें भी क्या होता है, इसका उपयोग किया जाता है NaCl का। अगला, अचार और
और मुरब्बा बनाने में। देखिए बच्चे, अचार और मुरब्बा को हम लोग क्या करते हैं बनाने में, नमक डालते हैं। आखिर अचार जो बनता है उसमें नमक हम क्यों डालते हैं? क्योंकि अचार में जैसे ही नमक डालने से क्या होता है, अचार में जितने भी पानी की मात्रा जो रहता है, नमी, वो क्या करता है, उसमें से निकल जाता है। इसीलिए उसमें क्या करते हैं, नमक को डाल करके छोड़ देते हैं। अगर देखिए ध्यान से, चौथा में क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एवं विरंजक चूर्ण, है ना, इस सब को बनाने में क्या करते हैं, तो इसका NaCl का उपयोग करते हैं। तो ये रहा 4 टोटल उपयोग, है ना, NaCl का। आगे देखिए ध्यान से बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है बच्चे ध्यान से देखिएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, NaOH, वो हाइड्रोक्साइड का निर्माण जो होता है वो किस प्रकार से होता है। देखिए क्या बताया, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन हाइड्रो, है ना, हाइड्रोजन का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया को क्लोर अभिक्रिया कहते हैं। हम सबसे पहले समझ लेते बच्चे कि ये क्लोर अभिक्रिया होता क्या है, ये क्लोर अभिक्रिया है क्या। आइए हम नीचे समझते हैं क्लोर अभिक्रिया को, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। उससे पहले हम कुछ देखते हैं ध्यान से, कुछ यहाँ पर NaCl को रिएक्शन कराया गया किसके साथ, तो जल के साथ, ठीक है, किसके साथ, तो जल के साथ। जैसे ही NaCl को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं और उसमें क्या दे देते हैं, करेंट, क्या देते हैं, तो करेंट देते हैं बच्चे, ठीक है। जैसे इसमें करेंट दीजिएगा तो क्या बनता है, NaOH और H2 क्या होता है, यह बन जाता है और यही अभिक्रिया क्लोर क्षार अभिक्रिया कहलाता है। आगे देखिए ध्यान से, PbC का फुल फॉर्म क्या होता है, P से होता है बच्चे पॉली होता है, V से विनाइल होता है और C से क्या होता है, तो क्लोराइड होता है। ये PbC का फुल फॉर्म होता है जो पूछ देता है आपसे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हम सबसे पहले समझते हैं क्लोर अभिक्रिया क्या होता है। अब देखिए ध्यान से, ये क्लोर क्षार अभिक्रिया में क्लोरीन गैस कहाँ से होता है। अच्छा मान लीजिए क्लोर जो क्षार अभिक्रिया जो होता है उसमें क्लोरीन गैस कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो याद रखिए बच्चे, वो एनोड पर से, कहाँ से, तो याद रखिएगा एनोड, यानी कि ये कितने होते हैं, तो एक होते हैं एनोड, एक होते हैं कैथोड, है ना। तो एनोड पर से क्या निकल रहा है, तो क्लोरीन गैस की अभिक्रिया निकल रहे हैं। आगे देखिए ध्यान से, कहता है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब बच्चे है, क्या होता है जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है। यानी क्या होता है जब सोडियम क्लोराइड को, यानी कि NaCl को, है ना, इसमें जल में रख देते हैं और उसमें करेंट को देते हैं तो क्या होता है, तो याद रखिए बच्चे, वहां पर जो होता है वह NaOH का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, तो NaOH का निर्माण होता है। यानी कि आप भी इसको आप लोग कर सकते हैं अच्छी तरीके से। जैसे कि मान लीजिए आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पर एक बीकर ले लीजिएगा, ठीक है, और इसमें क्या रख लीजिएगा, तो इसमें रख लीजिएगा पानी, ठीक है, और इसमें और क्या रख लीजिएगा, तो नमक, यानी कि NaCl, नमक को रख लीजिएगा और दोनों को मिला लीजिएगा। जैसे इसमें करंट अगर दीजिएगा ना, यानी सावधानी से, करंट आज तक किसी को छोड़ा भी नहीं है, याद रखिएगा, करंट किसी का दोस्त भी नहीं है। ये ससुरा इतना खच्चर है ना, किसी को आज तक छोड़ता नहीं है, इसलिए आप सावधानी से करना चाहते हो तो कीजिएगा। यानी कि इसमें क्या करें, इसमें जो है हम, है ना, नमक रख दिए, पानी रख दिए और इसमें क्या करंट दे दे। जैसे इसमें करंट देंगे तो इसमें क्या चीज़ का निर्माण होगा, तो NaOH का निर्माण होगा, ठीक है, क्या होगा, तो NaOH का निर्माण हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से बच्चे, अगला क्या कहता है कि क्लोरीन गैस के उपयोग को लिखो। जो क्लोरीन गैस जो होते हैं ना, उनके उपयोग को कहता है लिखने के लिए। तो पहला उपयोग क्या है, जल में उपस्थित रोगाणुओं को मारने के लिए, जो जल में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, रोगाणु सब होते हैं, उसको मारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है बच्चे, तो याद रखिएगा वो क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। दूसरा है विरंजक चूर्ण को, है ना, HCl के निर्माण में, यानी कि जो हमारे पेट में पाया जाने वाला जो होता है वो HCl का रासाव होते रहता है। इन सारी चीज और विरंजक चूर्ण को, यानी सब का निर्माण में किसका उपयोग होता है, तो क्लोरीन गैस का होता है। तीन में कहता है कि कपड़ों और कागज का विरंजक बनाने में, कपड़ों और कागज का विरंजक बनाने में किसका उपयोग होता है, तो क्लोरीन का उपयोग होता है। चौथा में कहता है PbC और CFC के निर्माण में किसका उपयोग होता है, तो याद रखिएगा वो क्लोरीन का ही उपयोग किया जाता है। तो क्लोरीन गैस का टोटल यहाँ पर 4 उपयोग में बताया हूं। आगे देखिए ध्यान से बच्चे, अगला क्या कहता है कि हाइड्रोजन की उपयोग, यानी कि जो हाइड्रोजन के उपयोग है वो क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, उनका कहता है लिखने के लिए नाम। तो पहला उपयोग है बच्चे रॉकेट ईंधन के रूप में। जो हाइड्रोजन जो होते हैं ना, आप लोग हाइड्रोजन जानते होंगे, ये हाइड्रोजन का उपयोग जो है वो रॉकेट जो ईंधन होता है ना उसके रूप में किया जाता है। और दूसरा HCl के निर्माण में, किसके निर्माण में, तो HCl के निर्माण में किया जाता है। उससे पहले देख लो क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है बच्चे, याद रखिएगा CHCl3, ये किसका फॉर्म होता है, तो क्लोरोफॉर्म का होता है, ठीक है। और तीसरा उपयोग क्या कहता है हाइड्रोजन का, कि अमोनिया के रूप में, अमोनिया समझते हो बच्चे क्या होता है, जो खाद के रूप में क्या करते हैं हम लोग प्रयोग करते हैं, यानी कि अमोनिया के रूप में हाइड्रोजन
हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। चौथा में कहता है कि हाइड्रोजनीकरण के द्वारा वनस्पति घी बनाने में, जो वनस्पति घी जो होते हैं उसको बनाने में भी हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए ध्यान से बच्चे, आगे जो है कहता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगला क्वेश्चन कहता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग को लिखिए, यानी कि NaOH इसका कहता है कि उपयोग लिखने के लिए। पहला उपयोग क्या कहता है कि धातुओं से ग्रीस को हटाने में, धातुओं से किसको हटाने में, तो ग्रीस को हटाने में, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। दूसरा है कि साबुन अपमार्जक, सर्फ और कागज के निर्माण में उपयोग किया जाता है। और तीसरा है कि कृत्रिम, कृत्रिम किससे कहते हैं बच्चे, जो इंसान ने खुद अपने से बनाता है ना, जो खुद को बनाता है वो कृत्रिम कराता है, जो ईश्वर ने बनाता है उसको प्राकृतिक कहते हैं। इतना आप लोग समझते होंगे। कृत्रिम वस्त्र, रेशा, कृत्रिम फाइबर आदि को बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। अगला ये भी कहता है कि बॉक्साइट का, है ना, शुद्धिकरण करने में भी, बॉक्साइट का जो शुद्धिकरण जो होता है उसमें भी क्या होता है, तो है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो बच्चे आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आपको मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद बच्चे।